हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। HEMM ऑपरेटर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट की ये हमारी अगली क्लास है। इसके पहले ही मॉक टेस्ट की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि आपकी HEMM ऑपरेटर परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें भाषा पर मत जाइएगा, क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो कल्पना की गई थी जिस विक्टोरिया मेमोरियल की, वह भारत के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है कोलकाता, दिल्ली, जयपुर अथवा मुंबई। तो विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में है, वह है कोलकाता में स्थित है। ठीक, जिसकी कल्पना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्लियर, तो ऑप्शन इसका पहला सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। ठीक, तो 1906 का न्यूरॉन सिद्धांत का पुरस्कार किसने जीता था। ऑप्शन दे रखा है सेंटियागो रेमन वाई केजल, हेनरी मोसली, लुइस अल्वारेज या पियरे क्यूरी। तो 1906 का नोबेल पुरस्कार न्यूरॉन सिद्धांत के लिए, ठीक, न्यूरो साइंटिस्ट सेंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता था। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन एक, सेंटियागो रेमन वाई केजल ने। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, अमेजन नदी या राइन नदी। तो अधिकतम देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, डेन्यूब नदी। ठीक, डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है, या फिर उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूती है। मतलब कुल मिला के 10 राज्यों को से होकर गुजरती है, या फिर उनकी सीमाओं को छूते हुए निकलती है। अब वो राष्ट्र कौन कौन से हैं, वो राष्ट्र हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन एवं रोमानिया। ठीक, ये 10 राष्ट्र हैं जिनसे होकर डेन्यूब नदी गुजरती है या उनकी सीमाओं को टच करती है। इनके अलावा जो वोल्गा नदी है, ठीक, वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है। ठीक, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। और साथ ही साथ यह बोले तो यूरोप या यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है। क्लियर, अमेज़न नदी की अगर बात करें तो अमेज़न नदी पेरू के एंडीज़ पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। क्लियर, कहाँ किसके, पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। साथ ही साथ यह बता दें कि आयतन के हिसाब से अगर हम देखें, आयतन के हिसाब से तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अगर लंबाई की दृष्टि से देखें तो यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, पहले नंबर की सबसे लंबी नदी बोले तो कौन सी है, वो नील नदी है। क्लियर, कौन सी नदी है, नील नदी है। और राइन नदी क्या है, यह भी यूरोप के कई देशों से होकर गुजरती है। तो अधिकतम देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, डेन्यूब नदी है, जो कि 10 राष्ट्रों से होकर गुजरती है, उनकी सीमा को टच करती है। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन दे रखा है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या फिर चौधरी चरण सिंह। तो 1975 से 77 के बीच जब आपातकाल लगा था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, तो ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन 1, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन दे रखा है आइजैक न्यूटन, जे थॉमसन, टी.ए. एडिसन और निकोला टेस्ला। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। क्लियर, इसका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन 2 सही होगा। इसके अलावा बता दें आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया था। ठीक ना,
ग्रेविटी जो रूल था उन्होंने दिया था आइजैक न्यूटन ने। इसके अलावा गति के सिद्धांत, ठीक ना, टी ए एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन, इन्होंने फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। क्लियर, फोनोग्राफ एवं इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिशन ने की थी। निकोला टेस्ला के बारे में बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया था, रेडियो का आविष्कार किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते रेडियो का आविष्कार का जो पेटेंट था वो मिल गया था मार्कोनी को, और उन्हें इसका जनक माना जाने लगा। तो जो टेस्ला थे इन्होंने एक्चुअल में रेडियो की खोज की थी। ठीक, तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वो किए थे जे थॉमसन ने। ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन थे जिनका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन दे रखा है शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था, अकबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक, तो अकबर जो था हुमायूं का उत्तराधिकारी था। क्लियर, तो ऑप्शन इसका चौथा सही होगा, अकबर। चलिए अगली बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ, फिजिकल केमिस्ट थे जिन्होंने किस तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो विलियम क्रुक्स ने किस तत्व की खोज की थी। ऑप्शन दे रखा है थैलियम, बेरिलियम, जर्मेनियम या प्लूटोनियम। तो विलियम क्रुक्स ने थैलियम की खोज की थी। किसकी, थैलियम की खोज की थी। ऑप्शन सही होगा इसका 1, थैलियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो भारत में बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन दे रखा है 85, 86, 84 या 87। तो 86 संशोधन के थ्रू क्या बोला गया था कि बच्चों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन सही होगा इसका दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्रोह दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, शहीद दिवस या विरोध दिवस। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी जो पुण्यतिथि है वह है 23 मार्च को, उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक, तो इस तिथि को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा शहीद दिवस। ठीक, ऑप्शन 3 सही होगा, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की पुण्यतिथि को। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है किसके शासनकाल में बनाई गई थी, शाहजहां के शासनकाल में बनी थी। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, शाहजहां के समय की यह वास्तुकला की विशेष उपलब्धियां मानी गई हैं, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। आंसर 3 सही होगा, शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन दे रखा है डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बसाल्ट और गैब्रो। तो जो डोलोमाइट है वह आग्नेय शैल नहीं है। इसके अलावा ये दोनों जो हैं ग्रेनाइट, बसाल्ट और गैब्रो, ये आग्नेय शैल का उदाहरण हैं। तो सही आंसर होगा पहला, डोलोमाइट। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम के अवशोषण में कैल्शियम किस में पाया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कौन होता है, ऑप्शन 2 विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी जो होता है यह हड्डियों के लिए आवश्यक होता है और कुछ मात्रा में भोजन में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश, इसमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। इनके अलावा जो विटामिन ए है यह आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक, विटामिन बी जो है यह पानी में घुलनशील होता है, साथ ही साथ मछली, मीट, अंडा आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक, कौन सा, बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बताया मैंने। ठीक, विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है यह एस्कर्बिक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, एस्कर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि सिट्रस फल जैसे कि
नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोरी आती है। ठीक, हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन डी चाहिए। हड्डियाँ कैल्शियम बनी होती है, तो कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होगा? विटामिन डी। ऑप्शन दूसरा सही होगा, विटामिन डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? ऑप्शन दे रखा है बेसिली, कॉकाई, स्प्रिल या विब्रियो। तो बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण कौन सा है? वो है कॉकाई। ठीक, ऑप्शन 2 सही होगा। कॉकाई बैक्टीरिया जो है निमोनिया रोग का कारण बनता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो विटामिन बी जो होता है बताया भी हमने, पानी में घुलनशील होता है, तो इसमें जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है विटामिन बी में। इसके अलावा विटामिन ए के बारे में बताया कि आंखों के लिए जरूरी होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड होता है, ठीक ना, खट्टे फलों में पाया जाता है, साथ ही साथ इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक, इसलिए एस्कर्बिक रोग, एस्कर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग। विटामिन डी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है, और इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। क्लियर। तो विटामिन में नाइट्रोजन होता है, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से, कोयले के जलने से, डीजल के जलने से या धुएं के उत्पादन से। तो जो जल विद्युत केंद्र होता है वहाँ पे जो टरबाइन लगे होते हैं वह पानी के बहने से चलते हैं। ठीक, टरबाइन पर पानी गिरता है और वो टरबाइन को चलाते हैं। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस या लाफिंग गैस बोलते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। क्लियर। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक, सही आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड वेस्ट निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सेट्स, टॉक्सिक वेस्ट, स्लज या स्क्रबर। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको स्लज के नाम से जाने जाता है। जानते हैं किस नाम से? स्लज नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन 3। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीने के पानी में यदि कचरा मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो पानी में अगर अशुद्धि होगी तो ऑप्शन दे रखा है स्कर्वी रोग, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। तो पानी में अगर अशुद्धि होगी तो कौन सा रोग फैलेगा? टाइफाइड रोग फैलेगा। क्लियर। ऑप्शन 2 सही होगा। इसके अलावा स्कर्वी बताया विटामिन सी की कमी से होगा, मलेरिया मच्छरों के काटने से होगा, एनीमिया जो होगी या खून की कमी से होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कचरा मिल जाए पानी में तो उससे टाइफाइड रोग होगा। क्लियर। ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो यह जो कलमकारी चित्रकला है ना, तो सबसे पहले बता दें कि यह कहाँ पे फेमस है, किस प्रदेश की फेमस कला है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। क्लियर। आंध्र प्रदेश की फेमस कला है। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हस्तनिर्मित आकृति, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ब्लॉक चित्रित ऊनी वस्त्र, पश्चिमोत्तर भारत में हस्तचित्रित सजावटी रेशम वस्त्र। तो जैसा कि हमने बताया कि जो कलमकारी चित्रकला है यह कहाँ की फेमस है? आंध्र प्रदेश की फेमस कला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र सही आंसर होगा, ऑप्शन 1। क्यों? आंध्र प्रदेश कहाँ है? दक्षिण भारत में है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका क्षेत्र या किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए ऑप्शन दे रखा है उद्योग का, सेवा, कृषि या खनिज। तो राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है ना वह सेवा क्षेत्र का होता है। ठीक, सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा क्या है? एक ग्रंथ है। ठीक, तो चचनामा में किसकी विजय का इतिहास रिकॉर्ड किया गया है? कुषाण का, हूण का, अरब का या यूनानी का? तो इसमें सही आंसर होगा अरब का। ठीक, ऑप्शन 3 सही होगा। अरबों का इतिहास, विजय इतिहास रिकॉर्ड किया गया है चचनामा में। तो चचनामा जो है अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक, अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है कौन सा? चचनामा।
और इस ग्रंथों में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। क्लियर बात, सिंध विजय का वर्णन किया गया है किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। ठीक, तो चचनामा के रचयिता कौन है? अली अहमद हैं, जिसमें अरबों की विजय गाथा का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, एलेंटियन खाई, आटाकामा खाई या तिजाड़ खाई? तो जो हिंद महासागर है उसकी सबसे गहरी खाई हम बोलें तो उसकी सबसे गहरी खाई है जावा खाई। इसको सुंड्रा गर्त, क्या सुंडा गर्त या ट्रेंच भी बोला जाता है। ठीक, यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास में हिंद महासागर में स्थित है जावा खाई या सुंडा ट्रेंच या सुंड्रा गर्त। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था का क्या नाम था? तो उसका नाम था अभिनव भारत। दूसरा क्वेश्चन, अभिनव भारत की स्थापना किसने की? ऑप्शन दे रखा है दामोदर चापेकर, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या फिर खुदीराम बोस। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने की थी। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, वी.डी. सावरकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो ऑप्शन दे रखा है मूल अधिकारों में दिया गया है, उसका वर्णन किया गया है, राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में किया गया है, संविधान की उद्देशिका में दिया गया है या फिर भाग 7 में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है? इसमें से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है। ऑप्शन बता दें, यहाँ पे दिया म्यांमार, चीन, जापान या उत्तरी कोरिया। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, देखते हैं कि इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका सही आंसर दे पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको अपना लेवल समझ में आ रहा होगा कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक चैनल साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।